नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश का पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो है हमारा आपका 30 क्लास जो है वह हो चुका है। तो अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा है तो आप पहले का क्लास देखिए। उसमें हमने जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये सभी के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ 16 महाजनपदों के बारे में भी पढ़ा, वैदिक काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है थोड़ा सा उसका हम ओवरव्यू लेते हैं प्रत्येक क्लास की तरह। उसके बाद हम आगे जो है क्लास को बढ़ाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश और हम जानते हैं कि मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक होता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके यानी कि पराजित करके उसे उसकी हत्या कर देता है और उस नंद वंश के जगह पर जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। और मौर्य वंश का जो पहला शासक होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कब से कब तक शासक करता है? तो ये आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक जो है वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है मगध पर। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र कौन होगा? बिंदुसार। ठीक है, और ये बिंदुसार जो है कब से कब तक शासन करता है? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह बिंदुसार का शासन होगा। और उसके बाद जो है तीसरा शासक जो होगा वह अशोक होगा। ठीक है, तीसरा शासक कौन होगा? अशोक होगा। और अशोक का शासन काल जो है वो आपको 269 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 232 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह किसका होगा? आपका महान सम्राट अशोक का होगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं अभी अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल से पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से पढ़ा है। बिंदुसार, अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा तो प्लीज पहले का क्लास देखिए, तो उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? तो अशोक के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसी का डिस्कशन करेंगे और फिर हम आगे के क्लास में हम बढ़ेंगे। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अशोक के जो है धर्म यात्रा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अशोक की धर्म यात्रा। और अशोक का धर्म यात्रा क्या है? तो अशोक का जो धर्म यात्रा था, अशोक ने जो है वो लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए, ठीक है, एक नियम कानून की संहिता बनाती है और उसे ही हम धर्म कहा जाता है। और धर्म जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको स्वनियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर होता है? तो स्वनियंत्रण, मतलब खुद पे जो है आपको नियंत्रण करना ही आपको क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा। और धर्म की जो परिभाषा होगी वह किससे लिया गया था? तो इसको राहुलोबाद सूत्र से लिया गया था। और इसे जो है यानी कि धर्म को अशोक ने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में इसके धर्म के गुणों के बारे में बताया था, जिसमें जो है वह सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, दान, दया और कल्याण था। इसी धर्म में जो है अशोक के द्वारा कहा गया है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण और भिक्षुकों का आदर करना चाहिए, दास और सेवकों के प्रति जो है वह उदार रहना चाहिए, और जियो और जीने दो का नियम का पालन करना चाहिए। मतलब खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। इसके अलावे फिर जो हम अशोक का जो है आर्थिक व्यवस्थाएं के बारे में देखे थे। और आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या देखे थे, चलिए उसको भी एक बार हम डिवीजन कर लेते हैं। बैक क्लास में हमने ये पढ़ाया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो क्लास प्लीज जा करके देखिए। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था में हमने देखा था कि इस समय मौर्यकालीन समय में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह क्या होगा? कृषि होगा। ठीक है, इसके साथ जो है पशुपालन था, साथ ही साथ जो कारखाना भी था। शिक्षा का जो है मुख्य केंद्र कहाँ था? तो शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा का। इसमें सरकारी भूमि को जो है वह क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को हम सीता भूमि कहते थे। ठीक है, सीता भूमि कहते थे। और निजी भूमि यानी खुद का जो जमीन होगा या भूभाग होगा उसको हम भाग कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने ये भी देखा था कि बिना वर्षा के अगर अच्छी खेती होती है तो उसे हम अवैध मात्रा कहा जाता था। और इस समय जो उत्पादन कर जो था वह चाणक्य के अनुसार जो है वह 1/6 था और मेगास्थनीज के अनुसार जो है वह 1/4 था। यानी कि 6 भाग अगर उत्पादन होगा तो 1 भाग जो है टैक्स के रूप में आपको राजा को देना होगा। यह कहा था चाणक्य ने। यह किसके द्वारा था? यह आपको चाणक्य के द्वारा था। और मेगास्थनीज कहता है कि आपको 1/4 भाग जो उत्पादन करते हैं, यानी कि 4 भाग अगर उत्पादन होता है तो उसका 1 भाग जो आपको राजा को टैक्स के रूप में दिया जाएगा। इस समय जो है सेल्स टैक्स कितना था? यानी बिक्री कर,
ठीक है, बिक्री कर जो होगा, बिक्री कर वो आपका मूल्य का जो है 10वां भाग था, यानी कि 100 रुपया मूल्य है तो 10 रुपया जो आपको टैक्स के रूप में क्या देना है, आपको बिक्री यानी सेल्स टैक्स के रूप में आपको देना होगा। क्लियर है। भूमि माप वाले कर को जो है रज्जु कहा गया, ये सभी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। धार्मिक कर को जो है बलि कहा गया, ठीक है, बलि कहा गया। चारागाह कर को जो है विविध कर कहा गया। क्लियर है। और अकाल के समय जो किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। फिर हमने लास्ट क्लास में मौर्यकालीन मुद्राएं भी देखी थी। इस समय जो है आपको अशोक के समय में 3 प्रकार की मुद्रा थी, एक आपका सोना का, ठीक है, एक आपका चांदी का और एक आपका तांबा का। ठीक है, इसी में आपको एक और पूछेगा कि अशोक के समय में जो राजकीय मुद्रा थी, उस राजकीय मुद्रा को क्या कहते, तो उसे जो है वो पर्ण कहा जाता था और ये आपको चांदी की सिक्के हुआ करते थे। क्लियर है। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, इसको स्वर्ण कहेंगे या हम निष्क कहेंगे। क्लियर है, स्वर्ण या निष्क। चांदी के सिक्के को जो है सॉरी, चांदी के सिक्के को जो है कसारपन कहा जाता है, ठीक है, और तांबे के सिक्के को जो है काकनी कहा जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है हमने सिक्के के बारे में, मुद्रा के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए आज जो है हम इससे आगे का क्लास हम पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इससे आगे का क्लास जो होगा, ठीक है, यानी कि मौर्य वंश में अशोक के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो अशोक के समय या हम कहें कि मौर्यकालीन जब बात कर रहे हैं तो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त तीनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो मौर्य काल के समय जो है संगठन कैसे थी, ठीक है, तो टॉपिक दीजिए मौर्यकालीन संगठन। ठीक है, मौर्यकालीन संगठन, ठीक है, यानी कि उस समय जो है किस प्रकार की संगठन हुआ करती थी। क्लियर है, किस समय, तो मौर्य काल के समय। तो मौर्य काल के समय जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के संगठन थे। ठीक है, कितने प्रकार के संगठन थे, 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार था उसे कहा जाता था श्रेणी। क्लियर है, पहले प्रकार के यानी पहले संगठन का नाम क्या था, श्रेणी नाम था। तो इस संगठन में जो है कौन से ऐसे लोग होते थे, ठीक है, श्रेणी संगठन मतलब संगठन एक तरह से कह सकते हैं कि आपका मतलब कि समाज का जो है वह ग्रुप होता था। क्लियर है। तो पहले संगठन था आपका श्रेणी, और इस संगठन में जो है वह शिल्पकार होते थे। कौन होंगे, शिल्पकार। शिल्पकार कहने का अर्थ ये हो गया कि जो शिल्प का काम करेंगे, शिल्प का काम जैसे आपका बढ़ई, ठीक है, लकड़ी का काम करेगा, भवन निर्माण का काम करेगा। क्लियर है। अब कारखाना में जो कारीगर वगैरह होंगे वो आपके शिल्पकार में आएंगे। ठीक, मंदिरों का निर्माण कराएंगे तो वो कौन करेंगे, शिल्पकार करेंगे। तो शिल्पकार का जो संगठन होगा वह क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। क्लियर है। इसमें जो है दूसरा मुख्य संगठन जो था वह कहलाता था निगम। ठीक है, वह क्या कहलाता था, निगम। तो निगम जो है वह किसका संगठन था, तो निगम जो है वह व्यापारियों का संगठन था। किसका संगठन रहेगा, व्यापारियों का संगठन रहेगा। ठीक है, किसका संगठन रहेगा, तो व्यापारियों का संगठन को हम क्या कहेंगे, तो निगम कहेंगे। बात समझ में आए? व्यापारी कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो मतलब कि वस्तुओं का व्यापार करेंगे। जैसे किसान जो है वह खेतों में जो अनाज को उत्पादन करेंगे, तो इसे जो है मार्केट में यानी कि बाजार में बेचने के लिए जो है व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाएंगे। ठीक है, अपना कुछ मुनाफा रखेंगे और लोगों को जो है वह वस्तुओं को बेचेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यापारी कहेंगे। ठीक है, तो व्यापारी का जो संगठन होगा वह क्या कहलाएगा मौर्यकालीन समय में, तो आपको निगम कहलाएगा। तीसरा संगठन था, यह आपको सार्थवाह था। इसका नाम क्या था, सार्थवाह। ठीक है, सार्थवाह का जो संगठन किसे कहेंगे, तो यह कारवां या काफिला का संगठन था। किसका संगठन, कारवां या काफिला। ठीक है, कारवां या काफिला क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये जो है एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि व्यापारी वर्ग जो है जब एक जगह से, ठीक है, एक जगह से जब दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है, तो बीच में क्या होता था कि जंगलों में इन्हें इनके जो सामान होते थे या व्यापार करने वाले जो भी वस्तुएं होती थी, उन वस्तुओं को डाकू क्या करते थे, डाकू हो गया, चोर हो गया, लुटेरा जो है उसे लूट लेते थे। तो इससे व्यापारियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। तो व्यापारियों के साथ जो है यह कारवां चलता था। क्लियर है, यह कारवां चलता था। और यही कारवां जो है वह व्यापारी के वस्तुओं के सामान की रक्षा भी करता था, और साथ ही साथ जो है वह एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सामानों को, ठीक है, मतलब उस समय जैसे गधा रहेगा, तो गधा या बैलगाड़ी अगर होगा, तो बैलगाड़ी या गधा से जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करेगा, ये कारवां करेगा। ठीक है, और व्यापारियों की सुरक्षा करेगा, या बड़े बड़े जो लोग होंगे यानी पूंजीपति लोग उस समय के जो होंगे उनकी रक्षा कौन करेगा, ये कारवां और काफिला, मतलब उसके साथ जो है वो पूरा कारवां या काफिला ही चलेगा साथ साथ।
क्लियर है, तो उसके संगठन को क्या कहेंगे हम, तो सार्थवाह कहेंगे। बात समझ में आया। तो मौर्यकालीन समाज में कितने प्रकार के संगठन होंगे, तो 3 प्रकार के संगठन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला संगठन का नाम होगा श्रेणी, जो शिल्पकार का संगठन होगा। दूसरा संगठन का नाम होगा निगम, जो व्यापारियों का संगठन होगा। और तीसरा संगठन का नाम होगा सार्थवाह, जो कारवां या तो काफिलों का संगठन होगा। बात समझ में आया। तो मौर्यकालीन समाज में कितने प्रकार के संगठन थे, 3 प्रकार के। ठीक है ले, चलिए अब उससे हम अगला टॉपिक देखते हैं कि मौर्य काल में जो है सैन्य व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था हम जितना भी पढ़ा रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं, जिससे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, ठीक है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। देखिए सैन्य व्यवस्था जो है आपको नंद वंश का संस्थापक जब महापद्म नंद थे, उनके समय से ही जो है आपका मगध का जो सैनिक व्यवस्था था वो बहुत ही सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था थी, और सैनिकों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा था। क्लियर है, इसलिए मगध क्या करता है कि अपने आसपास के जितने महाजनपद होंगे वो सभी महाजनपद पर आक्रमण करेगा और उन महाजनपदों को जो है वो अपने अधिकार में ले लेगा। क्लियर है, तो नंद वंश के बाद कौन आया, तो नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो मतलब सैनिक व्यवस्था जो थी वह नंद वंश से भी जो है और अच्छी कर दी गई। क्लियर है, और अच्छी कर दी गई, यानी कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो है वो बहुत ही विशाल थी। इस समय अस्थाई और अस्थाई 2 प्रकार के सैनिक होंगे। ठीक है, सैनिक कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक कहलाएगा अस्थाई सैनिक और एक कहलाएगा अस्थाई सैनिक। ठीक है, अस्थाई सैनिक। अस्थाई सैनिक वैसे सैनिक होंगे जो जिनका काम ही होगा मतलब कि सैन्य कार्यों को करना। वह हमेशा से जो है वह सैनिक ही बने रहेंगे, मतलब एक बार जब सैनिक में रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, तो वह सैनिक ही हमेशा रहेंगे। अस्थाई सैनिक क्या होता है कि अस्थाई सैनिक मतलब जब जरूरत पड़ा, जब राजा को लगेगा हाँ कोई युद्ध हुआ है या मतलब अन्य दूसरे कारणों से या अन्य दूसरे मतलब कार्यों के लिए भी जो है अगर सैन्य व्यवस्था मतलब सैनिक की जरूरत होगी, तो वह अस्थायी रूप से जो है सैनिकों की बहाली करेगा। और अगर यह सैन्य मतलब काम जब खत्म हो जाएगा तो फिर वह अपने जो मेन काम है वो अपने काम जो है वह करने लगेंगे। तो ऐसी सैनिक व्यवस्था को जो है कहा जाता था अस्थायी सैनिक व्यवस्था। यानी कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में कितने प्रकार के सैनिक थे, तो 2 प्रकार के। एक कहलाता था अस्थायी जो परमानेंट रहेंगे, और एक कहलाएगा अस्थायी जो कि टेम्पोररी सैनिक रहेंगे। बात समझ में आए। आपका रुद्र क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होगा, ठीक है, यानी कि सैनिक का जो नेतृत्व करेगा, ठीक है, इस सैनिक का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होगा, अधिकारी को क्या कहलाएंगे, तो नायक कहेंगे। होगा ना, यानी कि जो सैनिक को जो कंट्रोल करेगा, जो उसका नेतृत्व करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसके अधिकारी को हम नायक कहेंगे। बात समझ में आया, क्या कहेंगे, नायक कहेंगे। क्लियर है। मौर्यकालीन में जो सेना जो है वो नंद वंश के सेना से क्या थी, वो 3 गुना सैनिक ज्यादा थी। हमने आपको बताया कि नंद वंश में ही जो है आपको सैनिकों की संख्या विशाल संख्या थी, और उससे भी 3 गुना अधिक जो है आपको मौर्य वंश में आपको सैनिक की संख्या थी। यानी कि मौर्य वंश का जो सैनिक होगा, ठीक है, वो 3 गुना इंटू नंद वंश का सैनिक होगा। बात समझ में आया। यानी कि नंद वंश से कितनी अधिक थी, 3 गुना अधिक थी। यानी कि अगर नंद वंश के समय अगर 1000 सैनिक होगा तो आपका मौर्य वंश के समय कितने होगी, तो 3000 सैनिक होगा मौर्य वंश, यानी 3 गुना जो है वह अधिक था। हम ये भी जानते हैं कि मौर्य वंश की जितनी भी जानकारियां हमको मिली है वह कौटिल्य सॉरी, कौटिल्य के पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र से मिली है। तो कौटिल्य चाणक्य ने जो है सेना को जो है 3 श्रेणियों में बांटा था, और उसका प्रधानमंत्री भी कौन था, कौटिल्य चाणक्य ही थे। तो कौटिल्य क्या करेंगे कि पूरे सैनिक को जो है वह 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। और वह 3 भाग जो है वह कौन कौन सैनिक थे, तो पहला भाग कहलाता था पुश्तैनी सैनिक। ठीक है, पहला भाग क्या कहलाएगा, पुश्तैनी सैनिक कहलाएगा। दूसरा भाग जो है वह कहलाएगा आपको भाटक सेना। ठीक है, यानी पुश्तैनी सेना। और दूसरा भाग क्या कहलाएगा, भाटक सेना, भाटक सेना। और तीसरा जो सेना होगा, ठीक है, यह तीसरा सेना कहलाएगा नगर पालिका सेना। और यह नगर पालिका सेना जो है नगरों की सुरक्षा करेगा। ठीक है, नगर पालिका सेना। बात समझ में आया। तो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा जो है वो सैनिकों को कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग में, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगर पालिका सेना।
तो इस प्रकार से जो है वो मौर्य वंश के जो है सैन्य व्यवस्थाएं थी। जस्टिन ने कहा था, हमने पहले ही बताया था कि जस्टिन ऑफ प्लूटोर्क, जस्टिन जो है कहा था कि मौर्य वंश की सेना जो है वो एक डाकुओं का गिरोह, मतलब वो उनके सैनिक को जो है वो अच्छे नहीं मानते थे। उनका कहना ये था कि आपका जो मौर्य वंश के जो सेना है, ठीक है, वो डाकुओं की तरह जो है वो एक सारे मतलब आसपास के क्षेत्रों को क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है, मतलब कि लूट रहा है। ये किसका कहना था? जस्टिन का कहना था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है वो सेना का जो रख रखाव होगा, ठीक है, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज के अनुसार जो सेना का रख रखाव होगा, ठीक है, वो सेना का जो रख रखाव होगा 6 समितियां करेगी। कितनी समितियां? 6 समितियां। और प्रत्येक समितियां में जो है कितने सदस्य होंगे? तो 5 सदस्य जो है वो आपको प्रत्येक समितियां में होगी। तो टोटल जो है वो 6 समितियों में कितने सदस्य जो हो जाएंगे? तो 6×5 = 30, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 सदस्य की संख्या होगी। और यही 30 सदस्य जो है वो पूरे सैनिक को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो मौर्य वंश के जो है वो पूरी सैन्य व्यवस्था थी। सैनिक जो है आपको 2 प्रकार के थे, एक आपका कहलाता था अस्थाई सेना और दूसरा कहलाता था अस्थाई सेना, यानी परमानेंट और टेम्पोररी। सैनिक का जो नेतृत्व करेगा अधिकारी, उसे कहेंगे हम नायक कहेंगे। मौर्य वंश के समय जो आपको जो सेना की संख्या थी वो नंद वंश की संख्या से जो है कितनी ज्यादा थी? तो 3 गुना अधिक थी। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार जो है सैनिकों को जो है 3 भागों में बांटा गया था, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगर पालिका सेना। मेगास्थनीज के अनुसार कहा गया है कि, यानी मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में ऐसा लिखा गया है कि इन सेना का जो रख रखाव होगा ये 6 समितियां करती थी। ठीक, कितने समितियां करेंगी? 6 समितियां। और प्रत्येक समितियां में कितने सदस्य होंगे? तो प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होंगे, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल सदस्यों की संख्या 30 हो जाएगी। और यही 30 सदस्य जो है वो पूरे सैनिक का क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे। मतलब किस सैनिक को जो है कैसे खाना खिलाना है, उनका सैलरी कैसे देना है, मतलब जितना A to Z का, मतलब उनका हथियार की आवश्यकता है, तो ये सबका काम किनका होगा? तो इन 30 सदस्यों का ही काम होगा। यानी इस प्रकार से जो है सैन्य व्यवस्था जो है वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी। तो एग्जाम में जो है आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कौटिल्य चाणक्य के अनुसार जो कितने प्रकार की सेना थी? तो 3। मेगास्थनीज के अनुसार जो सेना का रख रखाव कर रहा है तो वो कितनी समितियां करेगी? तो 6। मौर्य वंश की जो सेना थी वो नंद वंश से कितनी अधिक थी? तो 3 गुना। सैनिक का जो मतलब नेतृत्व जो करेगा अधिकारी, उसे क्या कहा जाएगा? तो नायक कहा जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्थाएं थी। अगर आगे हम देखेंगे कि मौर्य कालीन समाज में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, कौन सा? प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। तो टॉपिक दीजिए प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से भी जो है कभी कभी प्रश्न जो है वो पूछ दिए जाते हैं, तो एक नज़र जो है आप लोग देख लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारे चैनल पर आए हैं और संयम बना के रखिएगा तो आपको डिप जो है, मतलब जीके का जो है आपको तैयारी करवा देना है। जो डिटेल तो थ्योरी पढ़ाना ही है, वन लाइनर क्वेश्चन ही बताना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो है आपको डिटेल से सॉल्व कराएंगे, ताकि उस टॉपिक से जो टच करके क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिक से आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अगर हम प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है वो कौन सा जो है वो कैसे सीक्वेंस बन रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पहले कंसेप्ट को हम धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। जैसे ये मौर्य वंश समाप्त होगा तो आपका बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जो हम पढ़ चुके हैं, उसके हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी? तो मौर्यकालीन प्रशासन जो है वह केंद्रीकृत थी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीयकृत कहने का मतलब क्या है? देखिए, केंद्रीयकृत कहने का मतलब है जैसे कि अभी जो है भारत में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो अभी भारत में जो है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन अंतर क्या है कि अभी भारत में सबसे टॉप पर कौन रहेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, टॉप पर कौन रहता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के नीचे कौन रहेगा? प्रधानमंत्री, सॉरी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नीचे कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। और भी होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री के नीचे जो है वह राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अलग अलग राज्यों के, भारत के 28 राज्य है तो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। और ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्य का प्रशासन जो है वह चलता है। तो उसी प्रकार से जो है वह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहने का अर्थ ये हो गया
कि सबसे टॉप पर कौन रहेगा, तो सबसे टॉप पर रहेगा राजा। ठीक, यानी कि जो भी राजा होगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, यानी कि सबसे प्रथम पद पर जो है वह कौन होगा, राजा होगा। फिर उसके नीचे जो है आपको प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। कहीं कहीं ऐसा लिखता है कि राजा के नीचे जो है आपको राजा का पुत्र राजकुमार होता है। ठीक, और उसके नीचे जो आपको प्रधानमंत्री होगा। और इसी प्रकार से जो है वह फिर सेनापति होगा। फिर अलग अलग विभाग के जो है वो आपको अधिकारी होंगे। तो अगर टॉप से जो है टोटल कंट्रोल होता है तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। तो मौर्यकालीन समाज में जो है कैसी शासन व्यवस्था थी, तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। बात समझ में आया। राजा को जो है सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद हुआ करती थी। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि भारत का जो शासन चलता है वह प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जो एक मंत्री परिषद होता है। ठीक, और उस मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। क्लियर है। तो उसी प्रकार से जो है वह मंत्री परिषद जो है राजा को अगर सलाह कोई काम है कि जो है युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या राज्य में किसी प्रकार के जो है वो परेशानी आ गई या कठिनाई आ गई, तो उस कठिनाई या परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका जो है विचार विमर्श किससे करेगा राजा, तो आपको मंत्री परिषद से करेगा। और मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके जो है डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन जो है वह राजा ही करेगा, क्योंकि सबसे टॉप पर कौन बैठा है, राजा बैठा है। ठीक है, तो इसी प्रशासनिक व्यवस्था को जो हम क्या कहते हैं, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर है। तो मौर्यकालीन समाज में जो है उच्च अधिकारी जो होंगे, ठीक है, उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी, तो उन्हें उच्च अधिकारी नहीं कहा जाता था। ठीक है, अभी हम समझ सकते हैं कि उस समय जो है उच्च अधिकारी को कहा जाता था तीर्थ। क्या कहा जाएगा, तीर्थ कहा जाएगा, या इसी को जो है महामात्र भी कहा जाएगा, महामात्र। जब हम ये हम 14 शिलालेख जब अशोक के पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए स्त्री महामात्र की पद की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आपका धार्मिक कार्यों के लिए जो है धम्म महामात्र के पद की नियुक्ति की गई थी। ये जो धम्म महामात्र है या आपका स्त्री महामात्र जो है वह क्या है, वो उच्च अधिकारी के पद है। तो उस समय जो है आपको प्रशासनिक व्यवस्थाएं में देखेंगे तो उच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तीर्थ कहा जाता था, नहीं तो उसे जो है महामात्र कहा जाता था। ठीक है, और इन महामात्रों यानी कि उच्च अधिकारियों की संख्या यानी महामात्र या तीर्थ जिसे कहेंगे, इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या जो है वो उस समय टोटल 18 थी। कितनी थी, 18 थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन 18 को जो है वह क्या क्या काम होता है, ठीक है, वो भी हम डिटेल से देखेंगे। बात समझ में आया कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। या ऐसे तीर्थ महामात्र की संख्या कितनी थी, तो ऐसे तीर्थ महामात्र की संख्या जो है टोटल 18 थी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, इस समय जो है एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि इस समय जो है आपको जासूसों के लिए जो है कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो जासूस के लिए माने कि जो गुप्तचर का काम करेंगे, जासूस करेंगे, उन्हें जो है वह चर कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्यकालीन समाज में जासूस यानी गुप्तचर जो होंगे उसे क्या कहा जाता है, चर कहा जाता था। और ये जासूस जो है वह दो प्रकार के होते थे, एक अस्थाई और एक जो है वह चल, मतलब कि एक जगह जो है घूम घूम करके जो है गुप्तचर करेगा, और एक जो है अस्थाई गुप्तचर होगा, वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जासूस को क्या कहा जाएगा, तो चर कहा जाएगा। अभी मौर्यकालीन समाज में यानी प्रशासनिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि 18 जो है वो उच्च अधिकारी होंगे। तो आखिर वो 18 कौन कौन से उच्च अधिकारी होंगे और वह कौन कौन सा विभाग देखेगा। ठीक है, और उस समय जो है इन 18 उच्च अधिकारी यानी महामात्र को जो है वह किस नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि अभी जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो आपका डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, फिर आपका ब्लॉक का जो है अंचल अधिकारी होता है। तो उस समय भी जो है आपका पुलिस व्यवस्था के लिए जो है आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है यानी एसपी होते हैं। तो उसी प्रकार से जो है उस समय जो है ऐसे ही उच्च अधिकारियों की संख्या थी, कितनी, तो 18 थी। तो कौन कौन से उच्च अधिकारी हैं, उनका जो है वह उस पद को किस नाम से जाना जाता था और वह जो है किस विभाग को देखते थे। ठीक है, वो हम थोड़ा सा एक ओवर पॉइंट ऑफ से जो है देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 18 अधिकारी के बारे में। तो पहला अधिकारी को जो कहा जाता था अमात्य। क्या कहा जाता था, अमात्य। ठीक है, अमात्य कहने का मतलब क्या है, यह आपका प्रधानमंत्री होगा, यानी कि राजा के जब नीचे, ठीक है, जितने सारे काम करेंगे वो आपको प्रधानमंत्री करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको कौटिल्य चाणक्य।
तो कौटिल्य चाणक्य को क्या कहा जाएगा, तो अमात्य कहा जाएगा। बात समझ में आए? ये जो है ये क्या है ये जो है अभी सारे जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं तीर्थ है, ठीक है। तीर्थ यह क्या है, या महामात्र क्या है, और ये जो है आपको मतलब क्या काम करेंगे यानी उनके कार्य। बात मतलब किस विभाग, एक तरह से लिख देते, चलिए विभाग लिख देते हैं, ठीक है, कौन सा विभाग होगा, ठीक है, तो इधर लिखते हैं, और बाकी जो है तीर्थ या महामात्र जो होंगे वह इधर लिखते हैं। बात समझ में आए? तो पहला जो सबसे टॉप पर राजा के बाद जो होगा उसे कहा जाएगा अमात्य। अमात्य का अर्थ क्या हो गया, प्रधानमंत्री। क्लियर है? अगला कहलाता था पुरोहित, ठीक है, इससे आपको बहुत क्लियर होगा, और टर्म को आप पकड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिनका मतलब ही समझ में नहीं आता। तो अमात्य का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, जो कि राजा के जस्ट नीचे रहेगा। पुरोहित का मतलब होता है आपको धर्म और दान विभाग का प्रमुख। किस विभाग का, अगर कोई धार्मिक काम हो रहा है या कोई दान का कार्य हो रहा है, धर्म और दान विभाग का जो प्रमुख होगा, ठीक है, दान विभाग का जो प्रमुख होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है हम पुरोहित कहेंगे। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि प्रत्येक विभाग का जो है वह एक प्रमुख होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार से जो है जो धार्मिक कार्य या दान का कोई भी काम होगा तो उस पूरा एक विभाग बना रहे, और उस विभाग का जो मेन अध्यक्ष होगा या जो प्रमुख होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो पुरोहित कहेंगे। बात समझ में? यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूजा पाठ, ठीक है, धर्म से संबंधित जो भी है, ठीक है, उन उसको जो है उसका उनके कामों को कौन देख रेख करेगा, तो पुरोहित करेगा। तीसरा जो है आपको महामात्र जो होंगे, ठीक है, आपका सेनापति, ठीक है, सेनापति। सेनापति नाम से ही पता चल रहा है, सेनापति जो है कौन सा विभाग देखेगा, तो सैन्य विभाग का प्रधान होगा, ठीक है। अभी हमने पीछे का स्लाइड में सैनिक व्यवस्थाएं देखी थी, तो सैन्य विभाग का जो प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेनापति कहेंगे। बात समझ में आए? यानी सैन्य विभाग का प्रधान कहलाएगा सेनापति। चौथा जो तीर्थ या महामात्र जो होंगे या युवराज होंगे, ठीक है, युवराज। युवराज कौन होगा, तो राजा का पुत्र जो है आपका युवराज होगा, ठीक है, राजा का पुत्र जो है वह युवराज होगा। टोटल हमें जो है कितने तीर्थ या महामात्र पढ़ने हैं, तो 18 पढ़ने हैं। चलिए हम 4 हम पढ़ लिए। अमात्य क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री। पुरोहित जो है वह धर्म और दान विभाग का प्रमुख होगा। सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होगा। युवराज जो है राजा का पुत्र जो है क्या कहलाएगा, युवराज कहलाएगा। बात समझ में आया? पांचवा देखें, ये हो गया तीर्थ और ये हो गया आपका विभाग, ये है विभाग और ये है तीर्थ। क्लियर है? 4 हम लोग देख लिए। पांचवा जो है आपका जो उच्च अधिकारी होगा इसे कहा जाता है आपका द्वारिक। क्या कहते हैं, द्वारिक। और द्वारिक जो है किस विभाग का प्रधान होगा, तो राज दरबार है, राजकीय द्वार का जो रक्षक जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वारिक कहेंगे। यानी कि द्वारपाल एक तरह से बोल सकते हैं। यानी कि जो राज दरबार होगा, यानी कि राजा का जो दरबार है, राजमहल है, या हम कहें राजकीय द्वार जो होगा, राजकीय द्वार, इस राजकीय द्वार का जो रक्षक होगा, द्वार रक्षक, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा द्वारिक कहा जाएगा। क्लियर है? अगला है आपका अंतर्वैदिक। अंतर्वैदिक, अंतर्वैदिक जो है वह किसका प्रधान होगा, तो अंतर्वैदिक जो है अंतपुर का अध्यक्ष होगा, ठीक है। अंतपुर का अध्यक्ष जो है क्या कहलाएगा, आपको अंतर्वैदिक कहलाएगा। बात में ये सभी प्रमुख है, उच्च अधिकारी है। अंतर्वैदिक हो गया, द्वारिक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, युवराज, सभी उच्च अधिकारी है। क्लियर है? सातवां देखें तो समहारता। समहारता, ठीक है। देखिए समहारता क्या होता है, जैसे आपने डीएम ऑफिस देखा होगा, तो डीएम ऑफिस जो होता है आप उसके जब बाहर में देखेंगे तो लिखा रहता है समाहरणालय, ठीक है, समाहरणालय। समाहरणालय का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का यानी उस जिला का जो भी इनकम होगा उसका पूरा देख रेख कौन करता है, डीएम करते हैं, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मेन काम ही होता है कि जो जिले का जितना टैक्स आएगा, ठीक है, टैक्स का जो है देख रेख जो कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि समाहरणालय का जो है प्रधान कौन है, डीएम है। तो उसी प्रकार से जो है समाहर्ता जो है वह क्या करेगा, ठीक है, आय का संग्रह करता होगा। मतलब जितने जो है उस छोटे छोटे
भूभाग बने मतलब डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस आय का जो है संग्रहकर्ता जो है यानी कि जो कलेक्शन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, संहारता कहेंगे। उस अधिकारी को क्या कहेंगे, हम संहारता कहेंगे। बात समझे? यानी एक तरह से कह सकते हैं एज इक्विवेलेंट टू डीएम, संग्रहकर्ता। ठीक है, तो इस अधिकारी को क्या कहेंगे, संहारता कहेंगे। बात समझे? आय मतलब इनकम। अच्छा, अगला जो है आपका वो सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता। सन्निधाता क्या करेगा, सन्निधाता जो राजकीय कोष होंगे यानी कि राज्य के लिए एक राजकीय फंड बनाया जाता है, तो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होगा उसे हम कहेंगे सन्निधाता। यानी कि राज्य में जितने भी पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, वो उसका देख रेख कौन करेगा, इस सन्निधाता, मतलब कितना पैसा किस काम के लिए देना है। ठीक है, तो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होगा वो उसे क्या कहेंगे, हम सन्निधाता कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला जो है आपका आपका प्रशासता। क्या है, प्रशासता। ठीक है, प्रशासता क्या है, किस भाग प्रमुख, किस विभाग का प्रमुख होगा, तो कारागार का जो अध्यक्ष होगा, कारागार। ठीक है, कारागार मतलब जेल, यहाँ पे कैदी रखे जाएंगे, तो कारागार का जो अध्यक्ष होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रशासता कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला जो है वह उच्च अधिकारी जो है वो आपका प्रदेशिष्टि, प्रदेश। ठीक है, प्रदेशिष्टि। प्रदेशिष्टि जो है कौन विभाग का होगा, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर। क्लियर है? तो हमने चार उधर देखा था। पांचवा जो अधिकारी जिसे तीर्थ कहेंगे, द्वारिक जो कि राज दरबार या राजकीय द्वार का रक्षक होगा। अंतर्वैदिक जो अंतपुर का अध्यक्ष होगा। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब जो आय का संग्रह करता है, जो इनकम का कलेक्शन करेगा। सन्निधाता जो राजकीय कोष का जो है देख रेख करेगा, उसका अध्यक्ष। प्रशासता जो जेल का अध्यक्ष होगा। प्रदिशिष्ट जो कमिश्नर होगा। क्लियर है? तो 10 तो हम लोग कर लिए। ठीक है, अगला जो है 8 और बाकी है, चलिए उसको भी हम एक नजर देख ही लेते हैं। तो अगला जो है आपका पौर, 11वां नंबर में कौन है, पौर। ठीक है, पौर क्या करेगा, तो पौर जो है नगर का कोतवाल होगा। जैसे आप देखते हैं ना कोतवाली थाना होता है, तो नगर का कोतवाल जो है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो नगर का कोतवाल जो को कहेंगे हम पौर। क्लियर है? अगला जो है आपका व्यवहारिक, ये सभी याद नहीं करना है। ठीक है, ये सभी याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप रटने लगिएगा, एक नज़र देख लीजिए, 2-3 बार देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। व्यवहारिक जो होगा, ठीक है, यह व्यवहारिक का मतलब होता है आपको, जैसे व्यवहार न्यायालय, व्यवहार व्यवहार न्यायालय होता है, यानी कि आपका कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, तो व्यवहारिक जो है वह क्या होगा, प्रमुख न्यायाधीश होगा। यानी प्रमुख न्यायाधीश जो है वह उसे क्या कहेंगे, व्यवहारिक कहा जाता है, जो कि न्याय करेगा और सजा देगा। जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें हम ये भी देखेंगे यहाँ पर दो प्रकार का जो है न्यायालय व्यवस्थाएं थी। एक कहलाता था आपको जो दीवानी व्यवस्था है, जो दीवानी मामले को देखेगा, और दूसरा जो है फौजदारी मामले को देखेगा, वो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तब व्यवहारिक जो कहलाएगा प्रमुख न्यायाधीश होगा, उसे हम क्या कहेंगे, व्यवहारिक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रमुख न्यायाधीश। अगला जो है आपका कहलाता है नायक। अगला तीर्थकर कौन होगा, नायक होगा, और यह नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष होगा। यानी कि नगर का जो रक्षा करना है वो किसके हाथों में है, तो नगर रक्षा का अध्यक्ष जो है वो आपको नायक के हाथों में। ठीक, और ये सैनिक का भी नायक जो है नेतृत्व करता है, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, अगला जो है आपको कर्मांतिक। ठीक है, कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है वह क्या करेंगे, तो कर्मांतिक जो है वह उद्योग और कारखाने जो होंगे, मतलब व्यापार से संबंधित है, उद्योग तथा कारखानों यानी उद्योगों तथा कारखानों का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्मांकित कहेंगे। क्लियर है? 15वां जो अगला है, ये मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, और ये मंत्री परिषद जो है राजा को क्या करेगा, सलाह देगा। यानी मंत्री परिषद जो है इसको ये अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? अगला जो है आपको दंडपाल। ठीक है, क्या है, दंडपाल। दंडपाल किसे कहेंगे, तो सैन्य सामग्री को एकत्रित करने वाला, मतलब सेना के लिए जो भी वस्तुएं की आवश्यकता होगी, जैसे खाना हो गया, पोशाक हो गया, हथियार हो गया,
ठीक है, घोड़ा का रख रखाव, ये सभी जो है वो किसका काम होगा, दंडपाल का काम होगा, यानी सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला, सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला को क्या कहेंगे हम, तो उसे जो है वह दंडपाल कहा जाता है। 17वां जो है उसे कहते हैं दुर्गपाल। ठीक है, दुर्गपाल, दुर्गपाल का काम क्या होगा, जो राजकीय दुर्ग होंगे, मतलब जो बाउंड्री वॉल जो होगा, ठीक है, उसका रक्षा करेगा, उसे कहेंगे हम दुर्गपाल। क्लियर, एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर सीमा। ठीक है, तो राजकीय जो दुर्ग होंगे, राजकीय दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा, तो राजकीय दुर्ग का रक्षक जो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, दुर्गपाल कहेंगे। और 18वां जो अंतिम अधिकारी जो होगा इसे कहेंगे अंतापाल। ठीक है, अंतापाल, अंतापाल क्या करेगा, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करेगा, मतलब राजकीय दुर्ग एक तरह से जहाँ पे राज्य का जो राजधानी जैसे पाटलिपुत्र है तो उसका रक्षा करेगा, तो वो कहलाएगा दुर्गपाल। और अंतापाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करेगा, मतलब कहाँ तक जो है इसका, इस मगध का क्षेत्र जो है फैला हुआ है तो उसका भी तो रक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे राज्य के सैनिक जो है क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, तो उन्हें कहेंगे हम अंतापाल। बात समझ में आया, यानी सीमावर्ती दुर्ग का रक्षा करेगा अंतापाल, और दुर्गपाल जो है राजकीय दुर्ग का अच्छा रक्षक करेगा, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। तो पौर क्या करेगा, पौर जो है नगर का कोतवाल को पौर कहेंगे। व्यवहारिक जो है प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता है। न्यायिक नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष होगा। कर्मांतिक जो है उद्योग और कारखानों के जो अध्यक्ष होंगे उन्हें कर्मांतिक कहा जाएगा। अध्यक्ष को मंत्री परिषद कहा जाएगा। दंडपाल जो है सैन्य सामग्री एकत्रित करने का काम करेंगे। दुर्गपाल जो है राजकीय दुर्ग का रक्षक करेंगे। अंतपाल जो है वह सीमा वर्ती जो है वह दुर्ग का रक्षक जो है वह अंतपाल करेंगे। बात समझ में आए, तो इस प्रकार से जो है टोटल कितने अधिकारी थे, तो टोटल जो है वो मौर्यकालीन समाज में 18 अधिकारी थे। और उन 18 अधिकारियों का काम क्या क्या था, और उन अधिकारी को यानी कि तीर्थ या महामात्र जो कहा जाता था, ठीक है, उन्हें किस पद से जो है नाम से जाना जाता था, दुर्गपाल, दंडपाल, अंतपाल, मंत्री परिषद, कर्मांतिक। तब एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि राजकीय दुर्ग का रक्षक कौन होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, तो आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, तो दुर्गपाल। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न इससे जो है आपको आ सकते हैं। तो हमने एक नजर इसको देख लिया। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री या पुरोहित का जो भी नियुक्ति होगा उस नियुक्ति के लिए जो है इनके चरित्र को जो है वह जांचा और परखा जाता था। ठीक है, जैसे मान लिया कि अगर मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है, तो ऐसे तो ले नहीं लेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री हो या पुरोहित हो, पुरोहित जो है धार्मिक कार्य को कर रहा है और दान का काम कर रहा है, तो ऐसे किसी को मन होगा तो उठा के हम पुरोहित और मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं ना है। तो उसके लिए जो है इनके चरित्र को जांचा जाता था। ठीक है, कि कैसा चरित्र है, पुरोहित बनने लायक है कि नहीं है, या मुख्यमंत्री बनने लायक है कि नहीं, तो इनके चरित्र को जांचा और परखा जाता था। और इस मतलब जो एग्जाम एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जाम लिया जाता था। ठीक है, तो उस एग्जाम को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था उपदा परीक्षण। ठीक है, क्या कहा जाता था, उपदा परीक्षण। बात समझ में आया, यानी कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या पुरोहित बनना है तो उसके लिए जो है आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम का क्या नाम होगा, तो उस एग्जाम का नाम जो है वो उपदा परीक्षण होगा। और इस उपदा परीक्षण में जो है कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था, उसके चरित्र को देखा जाता था कि आखिर उसका चरित्र कैसा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हो या पुरोहित हो, ये जो है सभी पद किस लिए बनाए गए, जनता के सेवा के लिए बनाए गए। तो उन्हें जो है वो जनता के सेवा के लायक वो व्यक्ति है कि नहीं, ठीक है, तो उसे जो है वो परीक्षा देना पड़ता था, और उस परीक्षा को क्या कहा जाता था, तो उपदा परीक्षण कहा जाता था। बात समझ में आया। अशोक के समय में जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई जो थी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई उसे कहा जाता था ग्राम। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो इस समय थी उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे ग्राम। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्राम। और ग्रामों का जो मुखिया होगा, ठीक है, उसको कहते थे ग्रामिक। मुखिया नहीं कहते थे, क्या कहते थे, ग्रामिक कहते थे। यानी कि सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होगा उसे हम कहेंगे ग्रामिक। बात समझ में आया। इसके अलावा और देखें तो प्रशासनिक अधिकारियों का जो अध्यक्ष कहा जाता था, और इसकी संख्या जो है वो कितनी थी, 26।
प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे, तो तीर्थ महामात्र हमने देख लिया आपको 18 है। अभी जो प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे, ठीक है, अधिकारी, ये प्रशासनिक जो प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालेंगे, राज्य के शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को, इन अधिकारियों को जो है वह क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था अध्यक्ष। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था जो संभालेंगे उन अधिकारियों को कहा जाता था अध्यक्ष। और इनके अध्यक्ष की संख्या कितनी थी, तो 26। तीर्थ महामात्र की संख्या कितनी थी, तीर्थ या महामात्र की संख्या थी 18, और जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनकी संख्या कितनी थी, तो 26। तो उसमें हम सारे 26 को नहीं देखेंगे, ठीक है, कुछ हम प्रमुख देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी को हम देखेंगे, बाकी 26 पढ़ने लगे तब तो हुआ। ठीक, तब पहला जो है अगर देखा जाए, तब पहला होता है सीताध्यक्ष। ठीक है, सीताध्यक्ष। ठीक है, सीताध्यक्ष किसे कहेंगे, तो जो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होगा, जो कृषि का काम करेगा, कृषि विभाग, उसे हम कहेंगे, ठीक है, सीताध्यक्ष। बात समझ में आया। ठीक है, दूसरा स्पीड में थोड़ा चलते हैं, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, ठीक है, अकाराध्यक्ष जो है किस विभाग का अध्यक्ष होगा, तो खनन विभाग का। खनन विभाग समझ में आ रहा है, जैसे कोयला जो है, कोयला जो जहाँ से खनन होता है, उत्खनन किया जाता है, तो वैसा वैसा विभाग है, तो जहाँ से खनन का काम होगा तो उसका जो अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे अकाराध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, तीसरा आपको लक्ष्मणाध्यक्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो बता रहे हैं। लक्ष्मणाध्यक्ष, लक्ष्मणाध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रधान होगा, तब मुद्रा विभाग। ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा, मुद्रा विभाग का। जैसे मुद्रा यानी पैसा, पैसा माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मणाध्यक्ष जो है वह मुद्रा विभाग का प्रधान होगा। खनन विभाग का प्रधान जो कहेंगे अकाराध्यक्ष। कृषि विभाग का जो प्रधान होगा उसे कहेंगे सीताध्यक्ष। बस समझ में आए। और जो प्रमुख जो प्रशासनिक अध्यक्ष जो है, ठीक है, 4 हमने देखा। और अगला जो आपको राक्षीन, राक्षीन जो है वह पुलिस को कहा जाता है, यानी पुलिस विभाग का जो अध्यक्ष होगा, पुलिस विभाग का, ठीक है, जो रक्षा काम करेगा, पुलिस विभाग का अध्यक्ष जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, राक्षीन कहेंगे। बात समझ में आया, क्या कहेंगे, राक्षीन कहेंगे। इसी प्रकार से जो है अगला देखा जाए तो आपको धर्म स्थली। ठीक है, ये सभी जो है प्रशासनिक व्यवस्था के अध्यक्ष है। धर्म स्थली, ठीक है, धर्म स्थली जो होगा वह दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होगा। दीवानी न्यायालय यानी कि कोर्ट। दीवानी न्यायालय किस कैसे मामलों को देखेगा, तो धन दौलत वाला मामला। अगर किसी पैसा का विवाद हो गया, ठीक है, तो वो कौन सा न्यायालय में मामला जाएगा, तो दीवानी न्यायालय में। और दीवानी न्यायालय का जो अध्यक्ष होगा उसे हम क्या कहेंगे, धर्म स्थली कहेंगे। बात समझ में आए। इसी प्रकार से जो है फौजदारी न्यायालय का जो मतलब अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे कंटक शोध। कंटक शोध, बात समझ में आया, क्या कहेंगे, कंटक शोध कहेंगे। ठीक, कंटक शोध जो है वह किस न्यायालय का अध्यक्ष होगा, तो फौजदारी न्यायालय। और फौजदारी न्यायालय में जो है वह कौन सा, फौजदारी, फौजदारी न्यायालय में जो है कौन सा मामला देखा जाएगा, तो यहाँ देखा जाएगा आपको मारपीट वाला मामला, यानी कि अपराध। अगर कोई आप अपराध कर दिए हैं, ठीक है, तो किस न्यायालय में जाएगा, कंटक शोध। इस समय जो है 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थली, मैंने 2 प्रकार का कोर्ट कह सकते हैं, एक धर्मस्थली जहाँ पर दीवानी मामला देखा जाएगा यानी धन दौलत से संबंधित, और दूसरा था वो कंटक न्यायालय। ठीक है, जो कि आपको अपराध से संबंधित, मारपीट कर दिए, किसी का कपार माथा फोड़ दिए या किसी का हत्या कर दिए, तो वह किस मामला में जाएगा, तब फौजदारी न्यायालय में के तहत जो है आपको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो कंटक शोध कहा जाता था फौजदारी न्यायालय के अध्यक्ष को। दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष हो धर्मस्थली, और पुलिस विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते थे राक्षीन। ठीक है, उसी तरह से जो आपको गुण पुरुष, गुण पुरुष, गुण पुरुष जो है वह किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था गुप्तचर विभाग का। ठीक है, यानी गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आपको गुण पुरुष कहेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, संस्था। ठीक है, संस्था किसे कहेंगे, कौन सा प्रशासनिक विभाग है, तो आपको ये संस्था जो होगा वो अस्थायी गुप्तचर होगा। ठीक है, यह जो होगा वो अस्थायी मान एक जगह स्थिर रह करके जो है गुप्तचरी करेगा, माने जासूसी करेगा। ठीक है, उसे कहेंगे संस्था।
और अगला जो होगा संचार। संचार जो है वह घूम घूम करके गुप्तचरी करेगा। बात समझ में आया? यानी कि इसको हम चलयान मान गुप्तचर कह सकते हैं। चलाय मान गुप्तचर। बात समझ में आया? इसी प्रकार से जो है अगला है आपका आवंटिक। आवंटिक जो है वह किसका अध्यक्ष हो, कौन सा प्रशासनिक विभाग का? तो जंगल का अधिकारी। जंगल का अधिकारी, क्योंकि जंगल में जो है बहुत कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि जंगलों में जब हाथी प्राप्त करना है, या इस समय जो है जैसे महल भवन या निर्माण होता था तो कंक्रीट का निर्माण थोड़ी ना होता था। इस समय जो है भवन या महलों का निर्माण जो लकड़ियों से होता, तो लकड़ी कहाँ से लाया जाएगा? तो जंगलों से लाया जाएगा। तो इस प्रकार से जंगल को जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जंगल का जो अधिकारी होगा उसे हम क्या कहेंगे? आवंटिक कहेंगे। बात समझ में आया? क्या कहेंगे? आवंटिक कहेंगे। और अगला जो है आपको संहारता, ये तो हम पहले पढ़े यानी टैक्स से संबंधित है। आपको यानी कि इसमें संहारता किसे कहेंगे? टैक्स या आपको कर जो अध्यक्ष होगा इसका, उसको हम कहेंगे संहारता। एक और आप जान लीजिए, सन्निधाता। ठीक है, ये अभी हम पीछे पढ़े हैं, सन्निधाता। तो सन्निधाता जो है वह क्या होगा? कोषाध्यक्ष, मतलब राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता है उसे हम कहते हैं सन्निधाता। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रशासनिक जो है वह क्या है? प्रशासनिक जो है वह अध्यक्ष। ठीक है, तो उसमें टोटल प्रशासनिक अध्यक्ष जो है कितने अधिकारी देखेंगे? तो 26। उसमें से हमने जो है कुछ प्रमुख देखा, जैसे सीता अध्यक्ष क्या करेगा? किसी विभाग का अध्यक्ष होगा। खनन विभाग का अध्यक्ष जो है आकाराध्यक्ष कहलाएगा। मुद्रा विभाग का अध्यक्ष जो है लक्ष्मणाध्यक्ष कहलाएगा। पुलिस विभाग का अध्यक्ष जो है राछिन कहलाएगा। दीवानी न्यायालय का जो अध्यक्ष है धर्मस्थली कहलाएगा, जहाँ पे धन दौलत से संबंधित मामला देखा जाएगा। फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष जो है कंटक शोध कहलाएगा, जो कि अपराध से संबंधित मामला देखेगा। गुप्तचर जो है वह गुड़ पुरुष कहलाता है। स्थायी गुप्तचर जो है वह संस्था कहलाती है। चलयायमान गुप्तचर जो है संचार कहलाता है। जंगल का अधिकारी को आवंटिक कहेंगे। टैक्स या कर से संबंधित जो विभाग का अध्यक्ष है उसको संहारता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संहारता। साथ ही साथ सन्निधाता जो है राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होगा उसे हम सन्निधाता कहेंगे। बात समझ में आया? और मेघासनी के अनुसार नगर का प्रशासन जो है वो टोटल कितने सदस्य संभालेंगे? तो नगर का प्रशासन जो है वो टोटल 30 सदस्य संभालेंगे। ठीक है, 30 सदस्य। और यह 30 सदस्य जो है वह पूरा मंडल चलाता है। और ये इसमें समितियां कितनी होगी? तो समिति जो है तो देखा जाए तो 6 समिति होगी। ठीक है, समिति कितनी होगी? 6 समिति। और प्रत्येक समिति में जो है कितने सदस्य होंगे? तो प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या जो आपको 30 हो गई है। जिस प्रकार से जो है सैन्य का रख रखाव था, उसी प्रकार से जो है वह पूरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो है वह 6 समितियां जो है पूरा कंट्रोल करेगा। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 6 × 30, यानी यह 30 सदस्य मिल करके जो है वो पूरे मंडल को चलाता था। बात समझ में? यानी कि नगर का प्रशासन जो है यही 30 सदस्य जो है मिल करके चलाते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मेघासनी की पुस्तक इंडिका से मिलती है। बात समझ में आया? तो आगे का क्लास हम अगला क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और आज का क्लास थोड़ा सा जो है याद करने वाला चीज़ है, तो इसको पूरा रटना नहीं है, बस एक नज़र आप देख लीजिए। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको और थोड़ा मतलब आइडिया लगेगा कि हाँ कितना डीप जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं थ्योरी तो आपको पूरा पढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ आपको समझाते भी चल रहा हूँ। तो इसी तरह से जो है आप संयम बना कर पढ़ते रहिए। अभी एग्जाम में बहुत समय है, तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है वो ख़त्म कर दूँ। उसके बाद जो हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैथ तो एक साइड से चल ही रहा है। अगर समय मिलेगा तो रीजनिंग भी हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कराइए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है अप्रिसिएशन मिलता है। क्लियर है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगला क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।